हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 में पार्ट जो 2 है यूनिट 2 का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप सभी से अगर जो भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में उनको अगर कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यूज इन हिंदी करके जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें सभी वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज कर सकते हैं। जितने भी एमसीक्यूज आने वाले हैं यानी पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, लगभग सभी को करा दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 कंप्लीट कराने के बाद यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमने लगभग 40 क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पेपर 1 की तो उसमें मैंने यूनिट फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट करा दी है। पेपर 3 की बात करें तो उसमें भी मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करा दी है, तीसरी चलने वाली स्टार्ट होने वाली। इनोवेशन की बात करें यानी ऑप्शनल पेपर की तो उसमें मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करा दी है, तीसरी ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह से सभी जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां पर विजिट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हम 41 क्वेश्चन से, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 40 तक की क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, उद्दीपन प्रसूत का संबंध होता है। तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उद्दीपन से। क्वेश्चन नंबर 42 है, समायोजनशीलता का विकास अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3। कौन कौन सी वो 3 अवस्थाएं हैं, आप इनका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं। 44 है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी स्थूल प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और सक्रिय प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो संबंध स्किनर का चूहे से, थॉर्नडाइक का बिल्ली से, वही संबंध कोहलर का किससे है। तो इसको कई बार मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस बताए हैं कि जो इसका संबंध होगा बिल्कुल सही, आप खुद से गेस कर सकते हैं, वनमानुषों से। जो कोहलर का वनमानुष था उसका नाम क्या था, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्किनर महोदय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम से संबंधित नहीं है। तो 48 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समग्र कृति प्रत्यक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, कोहलर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा कि कोहलर किससे संबंधित है, अधिगम सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रूनर का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के नाम से जानेंगे? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं? तो 56 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अधिगम का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो यह कहलाएगा? तो यहाँ पर 57 की बात करें तो 57 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। जब सीखा गया कोई कार्य किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो यह कहलाता है? तो 58 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऋणात्मक स्थानांतरण। यहाँ पर चूंकि कह रहा है जब सीखा गया कोई कार्य किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो यह कहलाएगा, तो यह ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है। स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 59 की बात करें तो 59 का करेक्ट आंसर आप खुद से भी गेस करिएगा। करेक्ट आंसर वैसे सी होगा, पीटरसन। अकॉर्डिंग वगैरह आप ध्यान में रखिएगा। 60 है। विकास पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर वह गहरी नींद में सो जाता है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नकारात्मक, क्योंकि वह पढ़ने के लिए ऐसा कर रहा था और पढ़ने के लिए जब उसने ऐसा किया तो उसको और ज़्यादा नींद आ गई। ठीक है, तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर नकारात्मक हो जाएगा। 60 का सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। एक बालक को साइकिल चलाना आता है, वह बाइक खरीदता है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाता है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सकारात्मक। सकारात्मक के अंतर्गत हम अपने एक ज्ञान का, जैसे हमें एक चीज़ आती है, जैसे हमें टाइपिंग आती है। ठीक है, तो टाइपिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ का प्रयोग हम दूसरी चीज़ में कर रहे हैं तो वो सकारात्मक हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं अधिगम से संबंधित, ये 100% आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, और यूपी टेट के तो नहीं लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ये सिर्फ बीएड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सीटेट के लिए भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है? तो यहाँ पर 62 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो शून्य कहलाएगा, विपरीत पड़ेगा तो नकारात्मक हो जाएगा या ऋणात्मक हो जाएगा, और जैसे सापेक्ष होगा या फिर कह सकते हैं कि सहायता करेगा एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान में तो वो सकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है 63। अधिगम की प्रक्रिया में स्थानांतरण हो सकता है? तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक, ये सभी हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर रहेगा। 64 देख लेते हैं इसका। 64 दिया है। जब व्यक्ति दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो यह अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर 64 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। यानी एक हाथ से तो लिखना जानता ही था, वो दूसरे हाथ से भी लिखना जान गया है, क्योंकि एक हाथ का प्रयोग उसने करना सीख लिया है और वह दूसरे हाथ का भी प्रयोग करना सीख गया है। 65 है। धनात्मक स्थानांतरण को और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण। देखिए, धनात्मक आए या सकारात्मक दोनों का मतलब एक है, नकारात्मक या ऋणात्मक आए तो दोनों का अर्थ एक है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 66 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, समतल स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 67 है ऋणात्मक स्थानांतरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण, अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थितियों में किया जाता है तो इसे सीखने का कहते हैं। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें आप समझते हुए पढ़िएगा, क्योंकि आपके सीटेट में ये लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इस बार जो पेपर दिया था मैंने उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 69 है गणित के जोड़ घटावे के प्रश्न को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम में लाना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो देख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण। 70 है अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जूड ने। वैसे ये जूड है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में जूड दिया है आंसर में, तो आप 71 का ए ही लगाइएगा, सी जूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक पुनर्बलन के। क्वेश्चन नंबर 73 है अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शून्य अंतरण, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब भी कोई प्रभाव ना पड़े तो शून्य अंतरण होगा। अगर नकारात्मक पड़े तो वह ऋणात्मक अंतरण कहलाएगा। 74 है निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। इनमें से आपको इनकरेक्ट जो है वो चुनना है। यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर आप डी कर लीजिएगा, ठीक है। स्थानांतरण में एक उपस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों और प्रशिक्षण का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने वाला उल्लेख होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये सोरेनसन ने दिया है, ठीक है। वैसे तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो मैं भी भूल जाती हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर डी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75 प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त तत्परता के नियम का अर्थ है। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बालक जिस कार्य को सीखने के लिए तैयार हो वह उसे सीख लेगा, ठीक है। ये प्रभाव पड़ेगा तभी वो ऐसा करेगा। 76 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित असत्य कथन चुनिए। तो 76 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा तो कोई सिद्धांत जो है वो लागू ही नहीं होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है अधिगम के वे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी छात्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उत्सुकता एवं इच्छा शक्ति, प्रेरणा एवं उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, ये सभी हो जाएंगे। 78 है निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। यह कथन थॉर्नडाइक का है, ठीक है। तो यहाँ भी आप अगर स्टेटमेंट वगैरह याद रखेंगे तो अब भी आप असंगत जो शब्द है जो अकॉर्डिंग है उसको आप चुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखेंगे। 79 दिया है अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है किसकी है। तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, समस्त प्राणियों में पाई जाती है यह प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया या पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो
तो यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। जितने भी सिद्धांत हैं इन पर एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा इन सभी को कंप्लीट कराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर सभी कारक दिखाई दे रहे हैं, सामान्यीकरण, साझेदारी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जो यूनिट 2 थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे यूनिट 3 को लेकर के, जहाँ पर आपको कई सारे टॉपिक के यूनिट के टॉपिक मिलेंगे, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट द्वारा अपने सुझाव भी दें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।